नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सुपर टेट वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग 40 प्रश्नों को देख चुके थे। अब उसके आगे के प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। यह प्रश्न सीटेट 2013 में पूछा गया है। और साथियों, आपको बता दें हम कि अगर आप भी यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और जो है इस वीडियो को एकदम देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न हैं यूपी टेट और सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यूपी टेट और सीटेट के लिए जो बाल मनोविज्ञान का आपका जो भी सिलेबस है या टॉपिक है, ये सब आपका इससे मैच करेगा। तो साथियों, ऑप्शन है विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि अध्यापन के समय अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को अधिगम एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या फिर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में कहा गया, अगर शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता है तो उसके लिए समान गति पर बल नहीं देंगे। जो भी नकारात्मक हमारे जो सेंटेंस या वाक्य दिखेंगे उसको हम पहले काट देंगे। कठोर अनुशासन सुनिश्चित नहीं करना है और ना ही परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी है। क्या करेंगे? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या फिर चरित्र। यह प्रश्न साथियों यूपी टेट 2016 में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, व्यक्तित्व कहलाता है। राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है विद्यार्थी सम समूहों से बेहतर सीखते हैं, अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कथा को समरूपी होना चाहिए, छात्र असहिष्णु होते हैं वह भेदों को स्वीकार नहीं करते, या फिर विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। तो साथियों, ये भी जो प्रश्न है सीटेट 2014 में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी योग्यता व योग्यता समीकरण के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। व्यक्ति अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। ऑप्शन है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने में, निरर्थकता को समझने में क्योंकि वे बाकी कक्षा में समान कभी नहीं हो सकते। अगला ऑप्शन है व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, या फिर सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एकरूप बनाने में, या सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अगला प्रश्न है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है, यानी जो सबसे उपयुक्त कथन है इसमें बताना है। यह सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। शिक्षार्थियों की अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। निगेटिव जहाँ भी बात की जाएगी उस विकल्प को हम लोग पहले क्रॉस कर देंगे। अगला ऑप्शन है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही है जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। ये भी क्या है? गलत है। अगला ऑप्शन देखेंगे, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सकारात्मक है थोड़ा। और अगला ऑप्शन देखेंगे, जो बच्चे कक्ष में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो अध्यापक को किसी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या फिर मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वप्रथम मानदंड निर्धारित करके। तो यहाँ पर साथियों नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन दिया गया है ए बी सी और डी। तो इसको चुनने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे किस वाक्य में सकारात्मक बात कही गई है। तो विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व दिया जाए, ये भी सही है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए, ये भी सही है। और विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, ये भी विकल्प क्या है, सकारात्मक है। जबकि मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वप्रथम मानदंड निर्धारित, यानी मानदंड नहीं निर्धारित करना है। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा, यानी 3 विकल्प सही है, ए बी और सी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षण तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता, या फिर पारिवारिक स्थिति। तो साथियों यूपीटेट 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है और इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान व्यक्तिगत विभिन्नता पर होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, या फिर लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, या फिर अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है विकल्प में, कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ये सभी जो है मध्याह्न के समय, भोजन के समय जो है दलित बच्चों को अलग बैठा जाता है, ये भी विभेदीकरण का उदाहरण है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, ये भी विभेदीकरण का उदाहरण है। और अध्यापकों के निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश में आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है, ये तीनों क्या है, विभेदीकरण के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएं, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करें, या फिर कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करें, या वाद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर जाएगा साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, यानी वाद विवाद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन किसका है? यह कथन नहीं दिया गया है, जबकि इसमें पूछा गया है कि यह कथन सही है या फिर गलत है। ऑप्शन दिया गया है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। या फिर सही है, क्योंकि अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। या फिर सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। या गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो साथियों इसमें जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, सकारात्मक हमको यहाँ पर वाक्य ढूंढना है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। प्रश्न में भी सकारात्मक यहाँ पे चीज पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को अनेक अंकों के आधार पर अलग कर उन्हें नामित करें, या फिर बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए जितने भी निगेटिव शब्द हैं जिस भी वाक्य में, उसको पहले हम क्रॉस कर देंगे। कठोर नियमों को लागू नहीं करना है बच्चों पर, बच्चों के अंकों के आधार पर उन्हें जो है नामित भी नहीं करना है, और शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों।
तो यहाँ पर जो 52 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, जो सबसे सटीक आंसर दिखेगा, यानी बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो जो भी हमारे जो नकारात्मक वाक्य हैं, जो भी नकारात्मक शब्द हैं, निगेटिव टैग वर्ड है, उनको हम पहले क्रॉस कर देंगे। इस तरह से आपका जो है उत्तर आसानी से निकल जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर के रूप में प्रस्तुत करें। ये भी थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है। अगला ऑप्शन देखेंगे। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो जहाँ भी प्रोत्साहित करना या फिर उनका सहयोग करना, जहाँ भी बच्चों के पक्ष में बात किया जाए, वो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये थोड़ा सा सकारात्मक है। और कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। तो दंड की बात नहीं करनी है यहाँ पर। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने योग्य या अयोग्य है। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि विद्यालयों में यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या फिर अयोग्य है, यानी उसका पता लगाने के लिए, जिसे हम निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, या फिर अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर पर पाठ्यचर्या के हस्तांतरण की गति को कम करते हैं, या फिर लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थी को संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक की प्रवृत्त करते हैं। तो साथियों, इसमें भी जितने भी मनोविज्ञान के प्रश्न हैं उसमें हम सबसे सटीक और सबसे जो विद्यार्थी के हित में बात की जाए या भी सकारात्मक बात की जाए, उसी ऑप्शन को यहाँ पर हम अपना आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, अनुपयुक्त दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों की प्रवृत्त करते हैं। तो सकारात्मक इसी में बात की गई है, ऑप्शन डी में राइट आंसर जाएगा डी के साथ। अगर यही प्रश्न में अगर पूछा गया होता कि नहीं है तो हम लोग निगेटिव टैग वर्ड ढूंढ के वहाँ पे आंसर लगाते। तो मनोविज्ञान में प्रश्न को आसानी से अगर आप उसका आंसर ढूंढना चाहते हैं तो इस तरीके का इस्तेमाल करें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, या फिर विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी विभेद नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान यानी एक समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो हमको केवल सकारात्मक जो है ढूंढना है। प्रश्न में सकारात्मक अगर पूछा गया है तो सकारात्मक ही आंसर हमको यहाँ पर ढूंढना है। अगला प्रश्न है। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, या फिर पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, या फिर यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 आपके सामने दिख रहे हैं, कठोर अनुशासन, तो कठोर की बात कहीं नहीं करनी है, न ही उन्हें दंड देना है। विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, जहाँ भी मौका या अवसर की बात की जाए या फिर विद्यार्थी के छात्र के पक्ष में बात की जाए, वो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनसे किसके या फिर किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है?
संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने की स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित विभिन्नताएं। अब ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2 या फिर केवल 1। तो साथियों यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन दिया गया है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं और जाति, भाषा, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, इन सभी पर जो है शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी, समस्या, संसाधन या फिर बाधा? तो सकारात्मक प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर आपको निगेटिव टैग वाला पहले ही क्रॉस कर देना। परेशानी, समस्या और बाधा पहले ही हम उसको क्रॉस कर देंगे, उसको आंसर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जहाँ पे सकारात्मक बात कही गई होगी तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती है, यानी बहुभाषा, कई भाषा वाली, तो उसे हम एक संसाधन के रूप में देख सकते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर सी के साथ। और साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 2 विद्यार्थियों की एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यानी 2 विद्यार्थी हैं और एक ही अवतरण को पढ़ रहे हैं, फिर भी वो जो है इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, यानी दोनों जो है इसके अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। ऑप्शन है संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, या फिर संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, या फिर संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा सी के साथ। इसी के साथ वीडियो समाप्त हुआ। साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।